Hello students, welcome back to Science Edu Station. Students, as you know, we are discussing class 9 science chapter 6 that is tissues. Okay? इसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को डन कर लिया है. प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. तो इन दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. बट इसके अलावा, इन दोनों टिश्यूज़ के अलावा प्लांट में एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ओके ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर के बनी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. तो आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है बिकॉज आप लोग ये सोच रहे हो कि हम क्लास 9th में हैं, तो 9th के अकॉर्डिंग ये बहुत ही डेप्थ में जा रहा है ना. लेकिन अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक को इस स्टैंडर्ड में स्टडी करनी है, जैसे कि अगर आपको प्लांट टिश्यू डिस्कस करना है, प्लांट टिश्यूज़ स्टडी करनी है क्लास 9th में, तो आप ये सोचो कि हमें इस प्लांट टिश्यूज़ के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें इसके बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो क्लासेस टू क्लासेस को रिलेट करता है. जो आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो वो आपको 11th में भी पढ़ना है आगे चल करके. फिर जो आप 11th में पढ़ोगे वो आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होगा. जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे वो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होगा. तो और ज़्यादा डेप्थ में आपको इसी चीज़ को स्टडी करनी है. तो क्यों ना हम इसे अभी जितना हो सकता है उतना ज़्यादा हम इसे अच्छे से जान सकें. बिकॉज 9th क्लास ये आपका ना बेस होता है हायर एजुकेशन के लिए. ये 9th एंड 10th क्लास जो होता है वो बेस है. 9th 10th क्लास में अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो फिर आपको आगे चल करके कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. ओके तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम इस किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को खूब अच्छे से समझ सके. ओके सो इसी कोशिश के साथ चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ को जानते हैं कि क्या होता है. ओके सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था परमानेंट टिश्यूज़, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो कि दो टाइप्स की होती हैं. एक होता है जाइलम, राइट, जाइलम जो कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है. एंड सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज़ क्या देखा था हम लोगों ने, फ्लोएम. तो फ्लोएम का क्या काम है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करना और उसके थ्रू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको प्लांट्स के पूरे हिस्से में सप्लाई करना. ठीक है, अच्छा इसके अलावा प्लांट्स में और भी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि वाटर का इवेपोरेशन होता रहता है, वाटर लॉस होता रहता है प्लांट्स की बॉडी से. ज़्यादा वाटर, एक्सेस वाटर लूज नहीं हो बॉडी से, क्योंकि प्लांट बॉडी को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ज़्यादा वाटर लूज नहीं हो इसके लिए भी प्लांट्स में एक सिस्टम होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इस चीज़ को बैलेंस कर सके, जो कि इस चीज़ को मेंटेन कर सके. तो जिस तरह से हम लोगों की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में आपने गौर किया है कि हम लोगों की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन, वो हमें प्रोटेक्ट करती है पैथोजन अटैक से और या फिर किसी भी मैकेनिकल इंजरीज से हमें प्रोटेक्ट करती है. तो उसी तरह से प्लांट्स में भी एक आउटर मोस्ट कवरिंग पाई जाती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है इंजरीज से, पैथोजेनिक अटैक से, है ना, या फिर एक्सेस वाटर लॉस होने से भी उसे प्रोटेक्ट करती है. तो इसी प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. ओके नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्क. एपिडर्मिस ही आगे चल करके कॉर्क का फॉर्मेशन करती है. कैसे करती है ये हम अभी आगे देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग देखते हैं कि एपिडर्मिस क्या होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या रोल प्ले करती है प्लांट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने में. ओके सो लेट्स स्टार्ट. एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिंग आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट्स के पूरे पार्ट्स को कवर किए हुई होती है एक लेयर जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस. दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. जैसे कि सेल्स की एक लेयर है तो ये सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है प्लांट्स में. एक लेयर है ना, तो एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है ये एपिडर्मिस. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये दिस इज एपिडर्मिस. ओके अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है ना, वहाँ पे पानी जल्दी से नहीं अवेलेबल होता है. तो ऐसे एरिया में जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी एपिडर्मिस थोड़ी थिक होती है.
उनके एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर सिंगल लेयर से बना हुआ नहीं होता है, उसमें एक थिक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है एक सब्सटेंस की, दैट इज कॉल्ड क्यूटीन। और ये क्यूटीन वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इसमें इसके थ्रू वाटर का लॉस नहीं होता है, ये वाटर लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। तो इस क्यूटीन की वजह से प्लांट्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इसके ऊपर एक कोटिंग नजर आ रही है ना, जिसके वजह से ये वाटर इस पर से फिसल जाता है। तो उसी तरह से पानी जो है, वाटर जो है, वो अंदर से बाहर की तरफ इन नहीं कर पाता है, आउट नहीं हो पाता है, ज़्यादा एक्सेस वाटर की लॉस नहीं होती है प्लांट की बॉडी से। तो डिजर्ट एरिया के प्लांट्स में एपिडर्मिस थिक होती है और उस पर क्यूटीन की एक लेयर बन जाती है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल। ओके, ये जो लेयर आपको दिख रही है ना, ये है क्यूटिकल। क्यूटीन की बनी लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि वाटर लॉस होने से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, एंड किसी पैथोजन का अटैक नहीं हो, प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचे, उससे भी इसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो डिजर्ट एरिया के प्लांट्स में वाटर लॉस नहीं हो, ज़्यादा वाटर नहीं लॉस हो, बिकॉज उसे वाटर को बचा करके रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डिजर्ट एरिया में वाटर की कमी होती है, सॉइल से उसे वाटर जल्दी नहीं मिल पाता है ना। तो इसलिए उसमें क्यूटीन का सिक्रीशन होता है। ये जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो क्यूटीन सिक्रीट करती हैं और क्यूटीन की एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। और ये लेयर क्या करती है, 3 चीज़ों से प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड पैथोजन अटैक से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है ये एपिडर्मिस। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये सब्सटेंस का सिक्रेशन भी करती है एंड उसका स्टोरेज भी करती है। इसके अलावा ये हर्बीवोर्स को रिपेल करने का भी काम करती है। कैसे, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है जिससे हार्म पहुंचाने वाले हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है, तो वो उसके स्मेल से दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, प्लांट को हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अनदर फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस में आपने देखा था कि रूट हेयर्स प्रेजेंट होती है रूट्स में, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स पे। तो ये रूट हेयर्स इज नथिंग बट एपिडर्मिस ऑफ द रूट। तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज, आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। CO2 एटमॉस्फेयर से CO2 रिसीव करना होता है और इस CO2 की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन हमें बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन रिलीज करने और CO2 रिसीव करने, इसके लिए एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन देना, CO2 लेना, ये हुआ गैसियस एक्सचेंज। एटमॉस्फेयर से ये CO2 लेते हैं और एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन वापस करते हैं, है ना। तो ये गैसियस एक्सचेंज में एपिडर्मिस का रोल होता है। एंड ट्रांसपीरेशन, स्टूडेंट्स व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जब सुबह सुबह आप उठते हो तो कोई पॉलीथीन वगैरह अगर किसी पेड़ पे अटक जाती है तो आप देखते होंगे कि वो वेट हो जाती है, भीग जाती है, उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की एक प्रोसेस होती है, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, तो वही वाटर वेपर आपको देखने को मिलता है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन की होती है, जिसमें एपिडर्मिस रोल प्ले करते हैं। और ये दोनों प्रोसेस जो होती है ना, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन, दिस इज ड्यू टू स्टोमेटा। इसमें स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। तो जब आप लीफ को लाइट में देखोगे, एक पत्ती को अगर आप उठा करके रोशनी के सामने अगर देखोगे तो आप देखोगे कहीं कहीं पे डार्क ग्रीन पार्ट दिखता है और कहीं कहीं पे हल्का ग्रीन पार्ट दिखता है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो लीफ के एपिडर्मल सेल्स में छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। यही स्टोमेटा होता है जो कि 2 किडनी टाइप शेल्स से, किडनी शेप्ड सेल्स से इनक्लोज्ड होता है। दिस सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होती हैं। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है कि यही वो
ऑर्गन है प्लांट्स में जो कि गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करता है, जो कि ट्रांसपीरेशन परफॉर्म करता है। कैसे करता है? तो ये स्टोमेटा इनक्लोज्ड होता है गार्ड सेल से। अब ये गार्ड सेल का क्या काम है कि जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो CO2 लेगा वो एटमॉस्फेयर से, तो ये गार्ड सेल ओपन कर देती है स्टोमेटा को, है ना। जैसे कि बीच में ये स्टोमेटा है, राइट, और इसके दोनों साइड से गार्ड सेल इसे इनक्लोज किए हुई होती हैं, है ना। तो जब CO2 की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ओपन हो जाता है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना होता है, जैसे ही ऑक्सीजन बाहर जाता है तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और ये फंक्शन कौन करती है? गार्ड सेल्स करती है। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस होती है ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुई, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि एक्सेस वाटर का लॉस नहीं हो। जैसे ही ये पोर्स खुले हुए होते हैं ना, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती रहती है। ट्रांसपीरेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट की बॉडी से इवेपोरेशन होता रहता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जो भी एक्सेस वाटर होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते रहते हैं लीफ से, ठीक है। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू वो वाटर का इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता रहता है। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, ये गार्ड सेल्स जो होती हैं स्टोमेटा को क्लोज कर देती हैं ताकि ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो सके। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टोमेटा का, एक तो क्या गैसियस एक्सचेंज एंड सेकंड ट्रांसपीरेशन, ओके। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ये जो ट्रीज़ की जो ट्रंक होती हैं वो स्टार्टिंग में कुछ स्मूथ सी नज़र आती है ना, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, आपने देखा होगा कि उसकी जो ट्रंक होती है वो चेंज होती जाती है, उसमें रैशेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद जब बहुत पुराने हो जाते हैं ट्रीज़, तब आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का उसका आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, जो एपिडर्मिस होती है, वो कुछ इस तरह की दिखने लगती है। व्हाट इज़ दैट? तो ये कॉर्क का फॉर्मेशन होता है। ये पहले एपिडर्मिस थी, ये एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाने के बाद एक नई लेयर का फॉर्मेशन होता है विच कंस्टिट्यूट दी कॉर्क, ओके। आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज में टाइम के साथ कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाने के बाद इसके अंदर की जो एक लेयर होती है वो एक नई लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते हैं कॉर्क, और ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। So the secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork. Students, आप इस स्ट्रक्चर को पहले देखो। ये है वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके जस्ट बाद वाली ये जो लेयर है ना, दिस इज वेस्कुलर, ये तो वेस्कुलर बंडल हो गया, और ये वाली लेयर है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इसके बाद जस्ट बाहर की ये जो लेयर होती है ये है सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। और इसके जस्ट बाद एक लेयर होती है कॉर्क कैम्बियम कहते हैं जिसे, और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कॉर्क होती है। तो कॉर्क कैम्बियम, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जिसका काम होता है डेड सेल्स की एक लेयर का फॉर्मेशन करना। जब एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई लेयर का फॉर्मेशन करती है यही कॉर्क कैम्बियम, एंड एट लास्ट क्या कॉर्क का फॉर्मेशन होता है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि, अच्छा कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स क्या होता है? तो कॉर्टेक्स वेस्कुलर बंडल के बाहर की जो लेयर होती है ना, इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, इन दोनों के बीच की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो इसी कॉर्टेक्स में ये सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जो कि एक डेड सेल से बनी एक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं कॉर्क, ओके। कॉर्क सेल्स आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो कॉर्क सेल होती हैं ये इतनी कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं कि सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, बिकॉज इसका क्या काम है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इनकी सेल्स बिल्कुल सटी हुई होती हैं, कोई भी स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है, ओके। इनके सेल्स से, इनकी जो सेल वॉल होती है उससे एक सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है जिसे कहते हैं हम सुबेरिन, ओके। ये सुबेरिन का क्या फंक्शन है आइए देखते हैं। तो सुबेरिन इज अ सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट फॉर्म्स अ गैस एंड वाटर इम्परमेबल लेयर्स। ये सुबेरिन जो होता है ना वो गैस एंड वाटर रेसिस्टेंट होता है, गैस और वाटर को
रेसिस्ट करता है, बाहर नहीं आने देता है या फिर अंदर नहीं जाने देता है। ये गैसियस एंड वाटर परमिएबिलिटी को रेगुलेट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है सुबेरिन, जो कि कॉर्क के सेल वॉल से रिलीज होता है। ओके, इट एक्ट्स एज अ डिफ्यूजन बैरियर फॉर गैसेज एंड वाटर, जैसा कि मैंने कहा कि ये बैरियर की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, गैसेज एंड वाटर को इन एंड आउट करने नहीं देता है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, इन्फेक्शंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हीट एक्सपोजर से भी ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से कभी कभी जब फायर लग जाती, आग लग जाती है किसी किसी ट्रीज में, तो आपने देखा होगा कि वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कुछ समय के बाद फिर से वो पनप जाता है, फिर से वहाँ से प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी कॉर्क की वजह से। ये हीट एक्सपोजर से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही था प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करती है? प्लांट्स को वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करती है, पैथोजेनिक अटैक से प्रोटेक्ट करती है ना। और इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। स्टोमेटा एक सेल्स से इनक्लोज्ड होता है जो कि किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? गार्ड सेल्स कहते हैं, राइट। उसके बाद जब टाइम इंक्रीज होता जाता है तो प्लांट सेल्स की जो एपिडर्मिस होती है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, और रप्चर होने के बाद कॉर्क का फॉर्मेशन होता है। फिर ये कॉर्क क्या करती हैं? प्लांट को वाटर लॉस से, हीट एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करती हैं। इससे एक सब्सटेंस का रिलीज होता है जिसे कहते हैं हम सुबेरिन, है ना। उसी तरह से एपिडर्मिस से भी एक वैक्सी सिक्रीशन होता है जो कि डिजर्ट प्लांट होते हैं उनमें, उसे हम कहते हैं क्यूटीन। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्यूटीन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो एपिडर्मल सेल से होता है। और सुबेरिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो कॉर्क सेल से होता है। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को डन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ को स्टार्ट करेंगे, जो कि 4 टाइप्स की होती हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। यही वो टिश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम लोग हरकत कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आप मुट्ठी बंद करते हो तो मसल्स में कंप्रेशन होता है, वो टाइट होती है, और जैसे ही आप मुट्ठी खोलते हो तो रिलैक्सेशन होता है। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं, हमारे हाथ पैर हिला पाते हैं। तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। उसी तरह से इन सभी टिश्यूज़ का अपना अपना रोल होता है। जिस तरह से हमने अभी देखा कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जस्ट लाइक दैट एनिमल बॉडी में भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे एपिथेलियल टिश्यूज़ कहा जाता है। ओके, आपने देखा कि प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है? फूड एंड वाटर का कंडक्शन करता है, यानी कि ओवरऑल कहें तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो एनिमल बॉडी में भी तो कोई होगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे सभी सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। तो वो होती हैं कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ ब्लड। ये ब्लड ही वो टिश्यूज़ है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को सभी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, इसी तरह से नर्वस टिश्यू, आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं हम? बिकॉज जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो जस्ट हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है कि ये गर्म चीज़ है, इसे मत छुओ। तो फिर ये हमारा ब्रेन नर्व सेल के थ्रू हमारे हाथ को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि ये चीज़ गर्म है, इसे मत छुओ। तो हम लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये जो रोल होता है वो कौन प्ले करता है? नर्वस टिश्यूज़ प्ले करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ को 4 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे, एंड इसके बाद ये चैप्टर 6 हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आपके डिमांड पे लेकर आने वाले हैं चैप्टर 11, दैट इज़ साउंड का 1 शॉर्ट रिवीजन। ओके, सो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।